लास्ट लेक्चर हमारा जो टॉपिक स्टार्ट हो चुका है वो हमारा टॉपिक स्टार्ट हो चुका है कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट और कंस्ट्रेंट में हमने देखा था कि तीन हमने कंस्ट्रेंट स्टार्ट करने की बात की थी। तो पहला कंस्ट्रेंट था एंटिटी इंटीग्रिटी, एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। जो सेकंड था वो था रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। और जो थर्ड था वो था हमारा डोमेन इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। तो सर देखिए, सबसे पहले मैंने कंस्ट्रेंट का इंट्रोडक्शन दे चुका था। कंस्ट्रेंट इज एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब जिसका एग्जिस्टेंस प्रूव होता है। ऑब्जेक्ट मतलब जिसका एग्जिस्टेंस प्रूव होता है। कंस्ट्रेंट इज एन ऑब्जेक्ट विच आर यूज्ड टू डिफाइन कॉलम ऑफ अ टेबल टू चेक द इंटीग्रिटी ऑफ द डेटा और प्यूरिटी ऑफ द डेटा। कंस्ट्रेंट किस लिए बनाए गए हैं? कंस्ट्रेंट इसलिए बनाए गए हैं कि आपका डेटा जब भी टेबल में इंसर्ट हो, आपका डेटा जब भी टेबल में इंसर्ट हो तो इंसर्ट होने से पहले वो फिल्टर हो। फिल्टर कैसे होगा? जैसी आपकी रिक्वायरमेंट होगी वैसे आप उसे फिल्टर कर पाओगे। लेकिन टेबल में डेटा इंसर्ट करने से पहले अगर आपको फिल्टर करना है तो उसके लिए एक रास्ता है कि आपको कंस्ट्रेंट लगाना पड़ेगा। आपको कंस्ट्रेंट लगाना पड़ेगा। इसलिए बोला जाता है कंस्ट्रेंट इज एन ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट इसलिए बोला गया क्योंकि उसका एग्जिस्टेंस प्रूव है, उसका नाम होगा, कहीं ना कहीं होगा। क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट में भी आप देखते हैं जो मेमोरी लेता है वो ऑब्जेक्ट लेता है, क्लास कभी कोई मेमोरी नहीं लेती है। वैसे यहाँ पर भी कंस्ट्रेंट इज एन ऑब्जेक्ट विच आर यूज टू डिफाइन कॉलम ऑफ अ टेबल टू चेक द इंटीग्रिटी ऑफ द डेटा और प्यूरिटी ऑफ द डेटा। एक बात याद रखना सर, कंस्ट्रेंट कभी भी टेबल में नहीं लगाए जाते। कंस्ट्रेंट जो लगाए जाते हैं वो टेबल के कॉलम में लगाए जाते हैं। टेबल में कभी कंस्ट्रेंट नहीं लगते, टेबल के कॉलम में कंस्ट्रेंट लगते हैं। There are three type of constraint: entity integrity constraint, referential integrity constraint, domain integrity constraint. Entity integrity constraint, entity integrity constraint में दो चीजें आती हैं, एक आता है प्राइमरी की, एक आता है यूनिक की। लास्ट लेक्चर में हम ये पढ़ चुके हैं, फिर भी थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। प्राइमरी की, आप एक टेबल में एक से ज्यादा प्राइमरी की डिफाइन नहीं कर सकते, सबसे पहला रूल। दूसरा रूल ये है कि प्राइमरी की के कॉलम का रेफरेंस कितने कॉलम ले सकते हैं? तो 16 कॉलम्स ले सकते हैं। प्राइमरी की जो होती है वो 16 कॉलम रेफरेंस ले सकते हैं। मतलब उस कॉलम का रेफरेंस 16 और अदर कॉलम्स ले सकते हैं, भले वो एक ही टेबल में हो या अलग टेबल में हो। उस लेवल का तो हम नहीं नहीं लेंगे, लेकिन बता रहा हूं। इसके अलावा प्राइमरी की डुप्लीकेट्स को अवॉइड करती है। अगर किसी टेबल के किसी कॉलम को आपने प्राइमरी की बता दिया तो याद रखना प्राइमरी की डुप्लीकेट्स को अवॉइड करती है। लेकिन हाँ, नल वैल्यू को भी एक्सेप्ट नहीं करती है। नल वैल्यू को भी प्राइमरी की एक्सेप्ट नहीं करती है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था, जब हम किसी टेबल के किसी कॉलम पर प्राइमरी की लगाते हैं, जब हम किसी टेबल के किसी कॉलम पर प्राइमरी की लगाते हैं तो उस पर ऑटोमेटिकली क्या लग जाता है? नॉट नल कंस्टेंट लग जाता है। ये देखो, जब मैंने कोई टेबल बनाया, मैंने लिखा उसको प्राइमरी की बताया एक्चुअली C1 नाम के कॉलम को, तो आप देखिए यहाँ पे उस पर नॉट नल लग गया। नॉट नल इसलिए लग जाता है क्योंकि प्राइमरी की जब हम लगाते हैं तो नल वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करती, इसलिए उस पर नॉट नल कंस्टेंट भी लग जाता है। और उसके बाद हमने बात की थी प्राइमरी की इज रिकमेंडेड बट नॉट कंपलसरी। प्राइमरी की बोला जाता है एटलीस्ट एक टेबल में एक तो भी कॉलम ऐसा हो जो यूनिक हो, जिससे हम क्या करें? डेटा को आइडेंटिफाई कर पाए, डेटा को आइडेंटिफाई कर पाए। एंड प्राइमरी की इज नॉट ए लॉन्ग रॉ एंड लॉन्ग रॉ डेटा टाइप। ये कॉलम की में इस डेटा टाइप को हम जिस कॉलम का ये डेटा टाइप है रॉ और लॉन्ग रॉ, उसको हम प्राइमरी की डिफाइन नहीं कर सकते। ओके फाइन, ये हुई प्राइमरी की बात। यूनिक की भी ऑलमोस्ट सेम है। यूनिक की भी डुप्लीकेट्स को अवॉइड करती है, लेकिन नल वैल्यू को यूनिक की एक्सेप्ट करती है। नल वैल्यू को यूनिक की एक्सेप्ट करती है। इसके अलावा एक टेबल में एक से ज्यादा यूनिक की हो सकती है, लेकिन एक टेबल में एक से ज्यादा प्राइमरी की नहीं हो सकती है। ये चीजें हमने, और यूनिक की भी रॉ और लॉन्ग रॉ नहीं देनी चाहिए। तो ये चीजें हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस की हैं। अगर आपको स्टडी करना है तो प्रीवियस सेशन में जाना पड़ेगा। आई थॉट मैंने अपलोड नहीं किया हूं तो आज श्योरली मैं आज अपलोड कर दूंगा। जितने भी सेशंस नहीं है मैं चेक क्रॉस वेरीफाई करके मैं अपलोड करता हूं। सर ये हो गया हमारा एंटिटी। अब हमारा आज का जो टॉपिक है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। सर आप में से अगर कोई प्रॉब्लम है कि किसी ने प्रैक्टिस करके देखा है, कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। किसी को कोई क्वेरी है, कोई डाउट है? ओके कोई बात नहीं, अगर नहीं भी है डाउट
तो आज करिए, नोट्स तो अपडेटेड है, एसक्यूएल पीएल एसक्यूएल के, जावा के अपडेट नहीं है, बट एसक्यूएल पीएल एसक्यूएल अपडेटेड है। वीडियो भी मैं अपलोड कर देता हूँ अभी, तो आप लोग करके देखिए। अगर आज डाउट आते हैं तो कल पूछिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्टेंट। सर हम रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्टेंट की अगर हम बात करते हैं, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्टेंट की बात करते हैं, तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्टेंट में आता है फॉरेन की आती है। क्या आती है सर? फॉरेन की। सर अब ये फॉरेन की क्या होती है, चलिए अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये फॉरेन की क्या होती है। सर मैंने एक टेबल बनाया सर मैंने एक टेबल बनाया। इस टेबल में जाता हूं, इस टेबल में जाता हूं, मैं एक कॉलम का नाम ले लेता हूं मैं कोई भी नाम ले सकता हूँ, अज्यूम करिए मैं ले लेता हूँ डीपीटी, डीपीटीएनओ। मैं डीपीटीएनओ नाम का ले लेता हूँ, मैं डीनेम नाम का ले लेता हूँ, मैं लोकेशन नाम का ले लेता हूँ। अब मैं जाता हूँ डिपार्टमेंट नंबर। सर ये टेबल का नाम मैं ले लेता हूँ डीईपीटी। ये डीईपीटी नाम का टेबल लिया, इसमें मैंने वैल्यू इंसर्ट किया सर, डिपार्टमेंट नंबर 10, डिपार्टमेंट नंबर 10 लेता हूँ। डिपार्टमेंट का नाम ले लेता हूँ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग, और लोकेशन ले लेता हूँ नागपुर। कुछ भी ले सकते हैं, हम कंसीडर कर रहे हैं नागपुर। उसके बाद डिपार्टमेंट नंबर 20 ले लेता हूँ, सेल्स ले लेता हूँ पुणे। डिपार्टमेंट नंबर 30 ले लेता हूँ अकाउंटिंग सेल्स है, मार्केटिंग। और उसके बाद ले लेता हूँ मुंबई, और उसके बाद 40 ले लेता हूँ, और डिपार्टमेंट ले लेता हूँ ऑपरेशंस, और ले लेता हूँ ऑपरेशंस, और ले लेता हूँ मैं, सपोज की बात है मुंबई नासिक। सर ये टेबल आप देख रहे हो ना, ये टेबल मैंने बताया, इस टेबल का, इस टेबल में जो ये डिपार्टमेंट नंबर नाम का कॉलम है, ये जो डिपार्टमेंट नंबर नाम का कॉलम है सर, इसको मैं बता रहा हूं, इसको इसको मैंने डिफाइन कर दिया प्राइमरी की सर, प्राइमरी की। तो याद रखिए सर, अगर आपने किसी टेबल के किसी कॉलम को प्राइमरी की बताया है, तो प्राइमरी की डुप्लीकेट्स को अवॉइड करती है, प्राइमरी की डुप्लीकेट्स को अवॉइड करती है, और नल वैल्यू को क्या नहीं करती, एक्सेप्ट नहीं करती। आपने इसको प्राइमरी की बता दी है सर, देखो इस बाकी इनमें कोई कोई कंस्ट्रेंट नहीं लगाया, लेकिन इस पहले कॉलम में आपने बता दिया प्राइमरी की। तो देखो 10 एक ही बार आया है, 20 एक ही बार आया है, और ये टेबल का नाम जो है, ये टेबल का नाम आपने क्या दिए हैं, डीईपीटी, इट इज अ टेबल नेम, टेबल नेम, टेबल नेम हो गया। अब कैसा है सर, ये टेबल नेम हो गया। अब मैं एक और टेबल बनाता हूं, मैं एक टेबल और लेता हूं सर, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, ऐसे कुछ कॉलम ले लेता हूं। इस टेबल का नाम दे देता हूं सर मैं ईएमपी नाम का टेबल।
ईएमपी नाम का टेबल में दे देता हूं। अब सर देखिए, अब मैं जाता हूं, अगर हम जाएंगे तो सपोज करो इसको नाम दे देता हूं मैं EMPNO, फिर नाम दे देता हूं ई नेम, फिर दे देता हूं जॉब, सेल, और एक और कॉलम ले लेता हूं DEPTN। तो सर मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये मैंने इस तरह से ले लिया 1122 राजा, सेल्स, सैलरी और डिपार्टमेंट नंबर 10, 1133 रवि, क्लर्क 2020, 1144 जेम्स, सेल्स 3000 और 10। इस तरह से सर 1155 ये सब रिकॉर्ड रहेंगे जो भी रहेगा। और यहाँ फिर से मैं ले लेता हूँ 10। अब सर आप देखिए, ये जो ईएमपी नाम का टेबल है, इसका जो ये आप देख रहे हो DEPTNO कॉलम, ये DEPTNO कॉलम, ये रेफरेंस ले रहा है, ये रेफरेंस ले रहा है, ये जो प्राइमरी की है ना, इसका रेफरेंस ये वाला कॉलम ले लिया, ये वाला कॉलम रेफरेंस लेता है, लिया। तो जब ये रेफरेंस लिया, तो जो रेफरेंस लेता है, जैसे रेफरेंस कौन ले रहा है, ये कॉलम, तो याद रखना, जो रेफरेंस लेता है, जो रेफरेंस लेता है, वो कहला जाता है फॉरेन की, वो कहला जाता है फॉरेन की। तो इस केस में फॉरेन की क्या हो गई सर, इस केस में फॉरेन की हो गई डिपार्टमेंट नंबर, इस केस में जो फॉरेन की हो गई वो क्या हो गई, डिपार्टमेंट नंबर हो गई सर। फॉरेन की कहला जाती है डिपार्टमेंट नंबर कहला जाती है। तो सर ये कॉलम हो गया डिपार्टमेंट नंबर, क्या हो गई, फॉरेन की। तो रिलेशनशिप कैसे बना, एक DEPT नाम का टेबल था, एक DEPT नाम के टेबल में 3 कॉलम थे, 2 कॉलम में कोई नहीं है, पहला कॉलम जो था उसको हमने प्राइमरी की बताए, प्राइमरी की बताने के बाद, प्राइमरी की बताने के बाद हमने क्या किया, हमने एक और टेबल बनाए EMP नाम का, और EMP नाम का टेबल बना के फिर हमने क्या किया है, EMP नाम का टेबल का ये जो DEPTNO कॉलम है, ये जो DEPTNO कॉलम है, इसको हमने बता दिए फॉरेन की। फॉरेन की कैसे बताए, हमने रेफरेंस लिया और हमने बता दी। अब सर समझिए फॉरेन की क्या होता है ना, जब आपने पहले रिलेशनशिप बताई, फिर आप जब रो इंसर्ट करने जाते हो, सबसे पहले सपोज करो पहली रो इंसर्ट करने गए, तो ये जो बाकी चीजों का टेंशन नहीं है, बाकी का कंसेंट छोड़ दो, इसको फॉरेन की बताए है ना, तो जब ये 10 इंसर्ट होगा ना, तो पहले चेक करेगा क्या ये रिकॉर्ड पेरेंट में है क्या, तो देखो ये रिकॉर्ड पेरेंट में उसे मिल गए तो वो इंसर्ट कर देगा, अदरवाइज वो उसे इंसर्ट नहीं करेगा, क्योंकि फॉरेन की पहले चेक करती कि वो रिकॉर्ड पेरेंट में है या नहीं है, मिल जाएगा। ओके, उसके बाद फिर से आप 20 कर रहे हो, 20 है या नहीं है, तो मिल जाएगा। 10 चेक करेगा, 10 है, तो याद रखना फॉरेन की जो है वो डुप्लीकेट्स को अवॉइड नहीं करती, फॉरेन की सिर्फ ये चेक करती कि जो रिकॉर्ड आप इंसर्ट कर रहे हो, जो वैल्यू, क्या वो पेरेंट में है या नहीं, पेरेंट में है तो इंसर्ट करने देगा, और नहीं है तो इंसर्ट करने नहीं देगा। इसके अलावा फॉरेन की दूसरी चीज क्या बोलती है, फॉरेन की ये बोलती है कि भाई अगर आप फॉरेन की में नल वैल्यू डालते हो तो आने दो, नल वैल्यू अगर पुट करना है, अज्यूम करो मैं एक रिकॉर्ड और इंसर्ट करने गया, मैं एक रिकॉर्ड और इंसर्ट करने जाता हूं, बोलता हूं 1166, उसके बाद जो भी मैं लिख लेता हूं स्कॉट जॉब, और यहां लिख देता हूं सपोज की बात है 3000, और आप देखना अब यहाँ मैं यहाँ लिख देता हूँ नल, नल मतलब एक्चुअली ब्लैंक होता है ना, ब्लैंक होता है, कुछ नहीं दिया, तो फॉरेन की नल वैल्यू को एक्सेप्ट करती है सर, नल वैल्यू को क्या करती है, एक्सेप्ट करती है, एक्सेप्ट कर लेगी, लेकिन वो क्या बोलती है, अगर आप कल चल के यहाँ पे अपडेट करने जाओगे, यहाँ पे अपडेट करने जाओगे और नल की जगह अगर आपने रखने की कोशिश की वैल्यू 40 रखने की कोशिश की, तो चेक करेगा 40 है क्या, हाँ है, तो अपडेट करने देगा। 10 इनपुट करने की कोशिश की, रखने देगा, 20 रखने की कोशिश की, रखने देगा, लेकिन जैसे ही आप 50 रखने जाओगे, चेक करेगा क्या वो रिकॉर्ड पेरेंट में है क्या,
और वो रिकॉर्ड पैरेंट में नहीं है, और अगर वो रिकॉर्ड पैरेंट में नहीं होगा तो वो रिकॉर्ड इंसर्ट करने नहीं देगा। दैट इज द फीचर ऑफ द फॉरेन की। तो फॉरेन की हमेशा चेक करती है कि जो रिकॉर्ड पैरेंट में है वो रिकॉर्ड ही चाइल्ड में होंगे। तो इनका जो रिलेशनशिप आता है ना सर, इनका जो रिलेशनशिप आता है, अगर हम बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं इनके रिलेशनशिप की, तो इनकी रिलेशनशिप कैसे आती है सर? इनकी रिलेशनशिप कुछ इस तरह से आती है, पेरेंट टू चाइल्ड। पेरेंट से अगर चाइल्ड की तरफ रिलेशनशिप अगर आप देखोगे, अगर आप देखोगे ऐसे केस में, तो ऐसे केस में जो रिलेशनशिप आती है इनकी, वो आती है वन टू मेनी, वन टू मेनी रिलेशनशिप आती। क्यों? क्योंकि पेरेंट का एक रिकॉर्ड मल्टीपल चाइल्ड के को बिलोंग कर सकता है। देखिए सर, मैं एक समय में मल्टीपल स्टूडेंट पढ़ा सकता हूं ना, मैं एक समय में मल्टीपल स्टूडेंट पढ़ा सकता हूं, तो मेरी रिलेशनशिप आपसे कैसी है? वन टू मेनी, वन टू मेनी है। लेकिन लेकिन अगर आप जाते हैं, आप जाते हैं चाइल्ड, चाइल्ड टू पेरेंट, लेकिन आप एक समय में एक ही सब्जेक्ट पढ़ सकते हो ना सर। आप एक समय में कितने सब्जेक्ट? एक। आप यहां भी देखो, ये 10 एक समय में एक ही से बिलोंग करेगा, ये 20 एक समय में एक ही से बिलोंग करेगा, लेकिन ये 10 एक समय में मल्टीपल 10 से बिलोंग करेगा। तो चाइल्ड टू पेरेंट अगर आती है तो ये आती है वन टू वन आता है सर, वन टू वन आता है, मैनी टू वन नहीं, वन टू वन। क्यों वन टू वन आएगा? क्योंकि इसीलिए आएगा क्योंकि ये 10 एक समय में एक ही 10 से बिलोंग करेगा, ये 20 एक समय में एक ही 20 से बिलोंग करेगा। तो चाइल्ड टू पेरेंट जब जाएगा तो वन टू वन होगा, और पेरेंट टू चाइल्ड आएगा तो वन टू मैनी रिलेशनशिप क्या करेंगे? डिफाइन करेंगे सर। इस तरह से ये रिलेशनशिप होती है। या शॉर्ट में बोलूं कि ये जो रिकॉर्ड पेरेंट में है वो रिकॉर्ड चाइल्ड में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। देखो 40 नहीं है ना सर, लेकिन जो रिकॉर्ड चाइल्ड में है, जितने भी रिकॉर्ड हैं, 100% श्योर है वो रिकॉर्ड पेरेंट में होंगे ही होंगे। तो देखो 10 20 है, नल तो आपको बता दिया मैंने क्या है, बट नल एक्सेप्ट करता है। तो सर ये था थ्योरी पार्ट। इसमें से कुछ पूछना है तो प्रैक्टिकल शुरू करूं फिर मैं? किसी को कुछ क्वेरी है तो पूछो। ओके, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। स्कॉट वन है ना, ठीक है। ड्रॉप अगर आपको सारे टेबल देखना है, कितने टेबल हैं आपके यूजर में, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, टैप कर देना, तो टैप से सारे टेबल आ जाते हैं। एफ टैप पी भी है, एफ टैप सी भी, हमको दोनों टेबल को ड्रॉप करना है। तो ड्रॉप टेबल एफ टैप सी, ड्रॉप टेबल एफ टैप पी। मैं जाता हूं, मैं बोल देता हूं क्रिएट टेबल, क्रिएट टेबल एफ टैप पी C1 नंबर 4 कंस्टेंट, कंस्टेंट का नाम pk अंडरस्कोर एफ टैप पी, प्राइमरी की, प्राइमरी की लेते हैं, और C2 नंबर 4 टेबल क्रिएट कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं जब आप एफ टैप पी करोगे तो नॉट नल दिखाएगा। सेकंड क्रिएट टेबल, क्रिएट टेबल एफ टैप सी C1 नंबर 4, या कॉलम ले लेता हूं x नाम का, नंबर 4, और मैं क्या बोल देता हूं, मैं बोल देता हूं रेफरेंसेस। इसका रेफरेंस लो एफ टैप पी का। सर आपने कॉलम का नाम नहीं दिया ना, फिर भी हो सकता है। देखो बिना कॉलम के नाम दिए भी कंस्टेंट क्या हो सकता है? क्रिएट हो सकता है। सिर्फ टेबल का नाम दे दो, x नंबर 4 रेफरेंसेस एफ टैप पी, इतना भी लिख दिए। ओके, और उसके बाद C3 नंबर 4, टेबल देखो क्रिएटेड हो जाएगा। मैं दिखाना चाहता हूं, अगर आप इसमें देखोगे DESC एफ टैप सी, तो देखो इसमें कंस्टेंट नहीं लगा सर। क्यों नहीं लगा नॉट नल? क्योंकि फॉरेन की नॉट नल वैल्यू को एक्सेप्ट करती है। आपको कंस्टेंट का नाम देखना है तो सिलेक्ट
टेबल अंडरस्कोर नेम, कंस्ट्रेंट अंडरस्कोर नेम, कंस्ट्रेंट अंडरस्कोर टाइप, फ्रॉम यूजर अंडरस्कोर constraints where table name is equals to f tab, दो टेबल है ना, टेबल नेम इन कर देते हैं, टेबल नेम इन f tab p f tab c। देख सकते हैं आप इस तरह से, ये कंस्ट्रेंट का नाम हमने नहीं दिया, ये सिस्टम ने दिया। क्यों? ये फॉरेन की वाला है। देखो आर मतलब रेफरेंसेस होता है सर, और देखो एफ टैप सी दिखा रहा है, और एफ टैप पी का नाम हमने दिया तो यहाँ दिखा रहा है। तो आप ओके, तो इस तरह से आप देख सकते हैं। अब देखिए सर, मैं इस टेबल को फिर से ड्रॉप करता हूँ, एफ टैप सी को। मैंने क्या किया था, एफ टैप पी लिखा, कॉलम का नाम नहीं दिया, फिर भी कंस्टेंट क्या हुआ, क्रिएट किया। दूसरा ऑप्शन ये है, एफ टैप पी के बाद, एफ टैप पी के बाद अगर आप टेबल का नाम देते हो, सॉरी टेबल के कॉलम का नाम, टेबल का नाम तो देना पड़ेगा, कॉलम का नाम देते हो तो भी क्रिएट होगा। सर कैसे पता चलता है उसको कि मुझे इसके इसी कॉलम का रेफरेंस लेना है C1 का? मैंने बताया ना सर, एक टेबल में एक से ज्यादा प्राइमरी की हो ही नहीं सकती। जब हो ही नहीं है तो कंफ्यूजन जैसी कोई चीज ही नहीं है। वो एफ टैप पी में जाएगा, आपने रेफरेंस बोला है तो किसका रेफरेंस लेगा? C1 कॉलम का ही क्या ले लेगा, रेफरेंस ले लेगा सर, C1 कॉलम का रेफरेंस ले लेगा। ठीक है, मैं ड्रॉप नहीं करता हूँ, बाकी इतना क्लियर हो गया होगा आप लोगों को किस तरह से है। अब मैं जाता हूं और रिकॉर्ड क्या करता हूं, इंसर्ट करता हूं। इंसर्ट इनटू ftap p वैल्यूज, C1 नाम के कॉलम में ले लेता हूं 10, और C2 नाम के कॉलम में ले लेता हूं 100 या 1000 ले लेता हूं, या हाँ ठीक है ना। उसके बाद ले लेता हूं, एक और रो इंसर्ट कर रहा हूं 20, तो यहां ले लेता हूं 1001। अच्छा 12 ले लिया क्या, कोई इशू नहीं है, ठीक है। 10 12 और 30 ले लेता हूं, और यहां ले लेता हूं 1003। देखो 3 रो इंसर्ट हो गई। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एफ टैप पी। तो इस तरह से आप देख सकते हो रो इंसर्ट हो गई, आ गई। उसके बाद मैं बताना चाहता हूं कि मैं जाता हूं और मैं अब एफ टैप सी में इंसर्ट इनटू एफ टैप सी वैल्यूज। अब देखो सर, जो एफ टैप सी है ना, एफ टैप सी है, आप जानते हो ये कॉलम फॉरेन की है, तो जब मैं इंसर्ट करूंगा 10, तो पहले और C1 कॉलम प्राइमरी की है, तो ये 10 इंसर्ट करने से पहले यहाँ चेक करेगा कि रिकॉर्ड है या नहीं। तो देखो सर 10 मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा। और सेकंड वाले में तो आप कुछ भी डालो सर, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो चेक करेगा और इंसर्ट कर देगा। वैसे ही मैं 10 दोबारा डालता हूँ, 10 दोबारा डालता हूं तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं सर। क्यों? क्योंकि फॉरेन की एक ये पेरेंट का चाइल्ड के साथ रिलेशनशिप 1 to मैनी है। मैं जैसे बता रहा हूँ ना, मैं एक समय में कई सारे बच्चों को पढ़ा सकता हूँ, तो आपसे मेरा आपसे रिलेशनशिप कैसा हुआ, 1 to मैनी। लेकिन आप एक समय में एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो आपका मुझसे रिलेशन हुआ 1 to 1। तो इस तरह से आप देख सकते हो। फिर मैं जाता हूँ 10 के बाद, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 40। बताइए सर इंसर्ट होगा या नहीं होगा? नहीं होगा नहीं। सर। क्यों नहीं होगा? सर क्योंकि पेरेंट में वो डेटा अवेलेबल नहीं। करेक्ट, पेरेंट में वो रिकॉर्ड नहीं है, तो बोलेगा पेरेंट की नॉट फाउंड। देखो पेरेंट की नॉट फाउंड बोल देगा सर, इस तरह से इंसर्ट हो जाएगा। उसके बाद हम जाते हैं और नल वैल्यू लेने की कोशिश करते हैं सर। अगर हम यहाँ पे नल ले लेंगे सर, तो इंसर्ट होगा या नहीं होगा? होगा। होगा, बिल्कुल होगा। इसलिए होगा क्योंकि सर वो नल को एक्सेप्ट करता है। अब आप देखिए, जब मैं जाता हूं और बोलता हूं कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एफ टैब सी, तो दिख रहा है आपको। अब मैं जाता हूं सर, मैं अब अपडेट करता हूं, अपडेट एफ टैब सी सेट x इज इक्वल टू, अगर मैं 50 करता हूं, वेयर
वेयर एक्स इज नल, एक्स इज नल, नल दे देता हूं। तो मैं ये बोल रहा हूं जिस कॉलम में एक्स की वैल्यू नल है ना, उसको कितना सेट कर दो, एक्स 50। लेकिन सर वो चेक करेगा ना, 50 तो है ही नहीं C1 में, तो ऐसा करने जाएगा तो करेगा नहीं, क्योंकि पेरेंट के नॉट फाउंड, क्योंकि वो जो आप 50 करने जा रहे हो सर, पहली बात तो वो होगा नहीं, इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो पेरेंट में वो रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन हाँ, आप अगर देखोगे 30 या 10 करने जाओगे, देखो मैं 30 या 10 करने जाता हूं तो हो जाएगा सर। मैं 30 कर देता हूं तो देखो अपडेट हो जाएगा। इवन अगर आप देखेंगे एफटेपसी तो आपको ये रिकॉर्ड भी मिल जाएगा। तो सर ये थी पेरेंट और चाइल्ड की रिलेशनशिप, सर पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। अब देखिए सर, अब मैं क्या करता हूं, मैं जाता हूं, मैं टेबल को ड्रॉप कर देता हूं, ड्रॉप टेबल एफटेब सी, कुछ और एडिशनल चीजें बता रहा हूं। टेबल हो गया ड्रॉप, सारी कहानी हो गई खत्म, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम करूंगा तो टेबल डज नॉट एग्जिस्ट बोलेगा। अब मैं जाता हूं, मैं फिर से क्रिएट टेबल कर दिया, क्रिएट टेबल एफटेप सी, और यहां लिख देता हूं एक्स नंबर, ध्यान देना एक्स नंबर, और बोल देता हूं 4, और उसके बाद बोल देता हूं, कोई कंस्टेंट नहीं लगाता, और C3 मैं बोल देता हूं यहां पे भी नंबर 4। अब सर मैंने तो कंस्टेंट नहीं लगाया, जब मैंने कंस्टेंट नहीं लगाया तो पेरेंट चाइल्ड तो कोई रिलेशनशिप हुई नहीं, टेबल तो क्रिएट हो गया। तो सर मैं आपको एक एडिशनल चीज बताना चाहता हूं। ओके, देयर आर, वी कैन डिफाइन, वी कैन डिफाइन कंस्ट्रेंट एट, वी कैन डिफाइन कंस्ट्रेंट एट 2 लेवल। हम कंस्ट्रेंट को 2 लेवल में क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। पहला जो कंस्ट्रेंट आता है वो आता है टेबल लेवल, दूसरा जो कंस्ट्रेंट आता है वो आता है कॉलम लेवल। टेबल लेवल और कॉलम लेवल कंस्ट्रेंट, तो समझिए सर टेबल लेवल क्या होता है। टेबल लेवल, when we when we define, when we define constraint at the time of, at the time of टेबल क्रिएशन, जब हम टेबल को क्रिएट कर रहे हैं उसी वक्त हम कंस्टेंट डिफाइन कर रहे हैं, सो दैट कंस्टेंट इज कॉल्ड, दैट कंस्टेंट इज कॉल्ड टेबल लेवल कंस्टेंट। वो कंस्टेंट क्या कहलाएगा, टेबल लेवल कंस्टेंट कहलाएगा। मतलब जब आप टेबल बना रहे हो उसी वक्त आप कंस्टेंट लगा रहे हो। देखो यहाँ पे अगर आपको याद होगा, मैं ऊपर में टेबल क्रिएट कर रहा था, उसी वक्त मैं कंस्टेंट लगा रहा हूँ, टेबल लेवल कंस्टेंट। मैं टेबल क्रिएट कर रहा हूँ, उसी वक्त मैं कंस्टेंट लगा रहा हूँ, तो ये कहलाता है टेबल लेवल कंस्टेंट, ये कहलाता है टेबल लेवल कंस्टेंट। तो कॉलम लेवल क्या होगा, कॉलम लेवल, कॉलम लेवल क्या बोलता है, आफ्टर creation of table, after creation of table, if we are adding, if we are adding constant, so that concept is called, so that concept is called column level constant। तो वो constant क्या कहलाता है, कॉलम लेवल constant कहलाता है। आफ्टर क्रिएशन ऑफ टेबल, आफ्टर क्रिएशन ऑफ टेबल, टेबल क्रिएट होने के बाद इफ वी आर एडिंग कंस्टेंट, अगर हम कोई कंस्टेंट को ऐड करते हैं, सो दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड कॉलम लेवल कंस्टेंट। मतलब टेबल बन गया, टेबल बन गया और फिर आप कंस्टेंट ऐड करोगे तो वो कहलाएगा कॉलम लेवल कंस्टेंट। कैसे होता है देखो, यहां देखो अभी मैंने क्या कर चुका, अब आप देख रहे हैं कि मैंने टेबल तो क्रिएट कर चुका हूं लेकिन मैंने इस पे कंस्टेंट नहीं लगाया, उस टेबल पे कोई कंस्टेंट नहीं लगाया। अब मैं देखो लगाता हूं, मैं बोलता हूं अल्टर टेबल एफटेब सी, अल्टर कमांड होती है, अल्टर कमांड होती है, अल्टर टेबल एफटेब सी एड कंस्ट्रेंट फॉरेन की, किस ऐड, अल्टर टेबल एफटेब सी एड कंस्टेंट, एड कंस्टेंट, कंस्टेंट का नाम दे देता हूं, सपोज करो एफ के अंडरस्कोर एफटेब सी फॉरेन की,
कौन से कॉलम को लगाना है, कॉलम का नाम दे दो, फॉरेन की एक्स नाम के कॉलम को लगाना है, और बोल दो रेफरेंसेस किसका ले लो, तो एफ टैप पी। सर मुझे सिंटेक्स याद नहीं रहते, हो सकता है सिंटेक्स गलत हो। मैं क्या बोल रहा हूँ, टेबल को अल्टर करो, ऐड करो, किसको ऐड करो, कंस्टेंट को, कंस्टेंट का नाम दो, अब नाम दे रहे हैं एफ के अंडरस्कोर एफ टैप सी, उसको क्या बताओ, फॉरेन की बताओ, उस कॉलम का नाम बताओ, कौन से कॉलम पे लगा रहे हो, रेफरेंसेस किसका लो, एफ टैप पी का। यहां भी अगर आप कॉलम का नाम नहीं दोगे तो भी चलेगा, दोगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखते हैं सर ट्राई करके, या एरर आएगा। ओह वाह, कंस्टेंट क्या हो गया, क्रिएट हो गया सर। अब चलो हम देखना चाहते हैं कंस्टेंट, तो हम बोलेंगे सिलेक्ट टेबल अंडरस्कोर नेम कॉमा कॉलम अंडरस्कोर नेम कॉमा कंस्टेंट अंडरस्कोर टाइप फ्रॉम यूजर अंडरस्कोर constraints where table name is equals table name in f tab p comma f tab c। कुछ तो भी गलत हुआ, टेबल अंडरस्कोर नेम कॉलम अंडरस्कोर नेम, कॉलम अंडरस्कोर नेम नहीं है, सॉरी, टेबल अंडरस्कोर नेम कंस्टेंट अंडरस्कोर नेम है। constant underscore name constant underscore type from user underscore constant। ओके देखो सर, अगर आपको पिछली बार याद होगा तो एफ टैप सी में कंस्टेंट का नाम नहीं आ रहा था, रेफरेंसेस ही आ रहा है। देखिए अब हमने नाम दिया ना, यही नाम दिया ना, ऊपर दिख रहा है एफ के अंडरस्कोर एफ टैप सी और पी के अंडरस्कोर एफ टैप पी। सर समझ में आया? किसी ने मुझसे पूछा भी था सर कि ये कॉलम लेवल कंस्टेंट टेबल लेवल कंस्टेंट समझ में आया क्या सभी को? यस सर। Yes, sir. ओके तो मैं आज के लिए इसमें इतना ही लेता हूँ।